देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। पूरे देश में चुनाव है और हरियाणा भी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन चुनाव के बीच एक भयंकर ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है और सरकार के पास नंबर्स नहीं है। कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी इसको लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। महाभारत का एक कार्यक्रम, लेकिन इस बीच हरियाणा में ही एक अलग महाभारत छिड़ी हुई है। उसके लिए क्या नंबर गेम है? क्या वाकई में बीजेपी की सरकार अल्पमत में है? क्या फ्लोर टेस्ट हुआ तो फेल हो जाएगी और तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे महाभारत के इस एपिसोड में। हमारे साथ खास मेहमान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत मूलचंद जी आपका हरियाणा न्यूज पर। चुनावों की बात तो की जाएगी, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है? नहीं, मेरा आपके चैनल से दत्ता जी कहना है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है और पूरे साथी हमारे साथ हैं। और जहां मेरे मित्र कहते हैं कि अल्पमत में सरकार, जब भी एब साहब प्रस्ताव विपक्ष लेके आया था और 6 महीने तक आप प्रस्ताव ला नहीं सकते और 6 महीने तक कोई आ नहीं सकता उसमें कि ये नियम है, ये संविधान। और जहां मेरे मित्र कहते हैं अल्पमत की बात, आप ये बताओ उनके पास कौन है? नाम लिखना तो आसान है, क्या साथ खड़े उनके? ये भी सोचे उनके साथ कौन खड़ा है। 30 उनके पास है, 10 उनके पास है, क्या उनमें से भी साथी कहीं खड़े हैं? हमारी मेरे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत है और सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार पूरे समय में नहीं रहा। बात अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, पूर्ण बहुमत हमारे पास है और जो राज्यपाल महोदय निर्णय करेंगे और जिस पर बुलाएंगे शेष बुलाएंगे, बहुमत दिखा देंगे पटल पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो गिर जाएगी सरकार। नहीं, मैं कहता हूँ फ्लोर टेस्ट में उनके आने वाले कौन हैं? हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। फ्लोर टेस्ट करेंगे, वो सोचें उनका कोई आने वाला है, आने वाले हैं या रुकने वाले हैं। आप लोग कह रहे हैं हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि बहुत से अन्य विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिलेगी? वो कह रहे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनके पास क्या है। हमारे जब सब खड़े होंगे और पटल पर रहेंगे, पता लग जाए कौन किसके साथ। उनके विधायक खरीदने की प्लानिंग है क्या बीजेपी? नहीं, उनके विधायक की बात थी कि जो लोग हैं, जो लोग विधायक हैं, जिनका मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो भरोसा और विश्वास रखते हैं, उन लोगों के भरोसे विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी में सबका भरोसा विश्वास है और जो विकास को गति देने का काम किया देश और प्रदेश में, इसे लोगों को भरोसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। आपकी सरकार चली 4.5 साल तक, जो निर्दलीय आपके साथ थे पहले दिन से, अब क्या हो गया ऐसा अचानक कि उन 3 निर्दलियों को जरूरत पड़ गई कांग्रेस पार्टी में जाने की? देखो, हर व्यक्ति का अपना है कि मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा, कहाँ चुनाव लड़ने वाला हूँ, मेरे लिए कौन सी सीट सुरक्षित है, कौन सी पार्टी सुरक्षित है, मैं किसके साथ रहूँगा। हर व्यक्ति अपने साथ। आप 10 के 10 जेजेपी के साथ थे। अब आपको पता है कि कितने साथ, ये भी जानकारी आपके पास है कि 1 है, 2 हैं, 3 है, बाकी कहाँ है वो बता दे, कहाँ वो किसके साथ है। जो आजाद विधायक है उन्हें बता दो उनमें से कितने बाहर हैं, ये भी जानकारी है। हमें कितने चाहिए बताइए ना आप, आपको चाहिए कितने? हमको 40 हमारे पास है, आज़ाद हमारे पास है और कुछ गए हैं, कुछ हैं भी हमारे पास। जो 10 हैं उन्हें बता दिए कौन कहाँ खड़ा है। पर मैं कहता हूँ कि अगर ये इस तरह का ऐसा प्रस्ताव लाते हैं या पटल पर बात करते हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, और जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है, बिल्कुल सत्य कहा। 88 विधायकों की विधानसभा में 45 के आंकड़े की आपको जरूरत है, आपके पास है वो आंकड़ा? हाँ, हमारे पास आंकड़े हैं, जब बुलाएंगे विधानसभा में दिखाएंगे कितने आंकड़े, तो तैयार, और आंकड़े से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दिखाएंगे। अच्छा, उससे भी ज्यादा दिखा देंगे? उससे भी ज्यादा दिखाएंगे। जो बहुमत चाहिए 48 में मान से
44 हो गए, 44 से 45 88 के हिसाब 45 से। हाँ। चाहिए, हम दिखाएंगे। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि विप की ताकत जब तक है तब तक कोई भी विधायक इधर उधर नहीं जा सकता। नहीं, विप की बात छोड़िए, कोई व्यक्ति विप पे नहीं रहना चाहता। कोई व्यक्ति रहेगा, हम ये तो कहेंगे है कौन, कि जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उस पर जो जानकारी राज्यपाल महोदय देंगे, हम उसके साथ पूर्ण बहुमत के साथ, पूरे भरोसे विश्वास के साथ कहते हैं हम पे पूर्ण बहुमत है। तो विधायकों को खरीदने की जरूरत नहीं बीजेपी को, वैसे ही विधायक बीजेपी के ना साथ ना, हैं। हम कभी खरीद फरोख्त हमारे समझ में करते हैं। तो आप वो भी तो तो आरोप लगाते हैं लगातार विधायकों नहीं, को पूर्व की खरीदने की। सरकार करती थी, पहले हुआ करते थे। अच्छा, अब नहीं हो रही। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक एमपी खरीद सकते थे, कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब मैं एक सांसद खरीद सकता था, पर मैंने खरीदा नहीं और मुझे चुनाव में जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। ये अपने वचन के लोग पक्के हैं, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये महाभारत जीत जाएंगे आप, सरकार तो कम से कम चला ये लेंगे। महाभारत नहीं है, महाभारत कराना चाहते हैं। महाभारत तो है नहीं, महाभारत है नहीं, पर हमारे जो विरोधी, जो हमारे साथी हैं, उनको पता है चुनाव है, 25 मई तक इसी काम काट लो, कोई बुलाता इनको है नहीं, हालात इनके खराब है प्रदेश में, और इसी वाकई बहाने हालात खराब लग रहे हैं आपको इनके? मुझे तो लगते हैं लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतने वाली है। जीतेंगे पक्का। हाँ, पहले भी जीते, 14 में जीते, 19 जीते, पहले कहते कम आएंगे और आज कह रहे पूर्ण 10 के 10 जीतेंगे। और दूसरे मेरे मित्र जो कह रहे हैं हम लाएंगे, उनका पता लग जाएगा कि क्या है उनके पास। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही जब से हमारी लिस्ट आई, जब से हमारे कैंडिडेट आए, बीजेपी वालों के पसीने छूट गए, चुनाव इतना ज्यादा दिलचस्प हो गया है, इतना ज्यादा कड़ा हो गया है कि बीजेपी 10 सीटें का जीतने का ख्वाब तो भूल जाए इस बार। जब हमने शुरुआत की थी, 52 दिन पहले हमने शुरुआत की थी, 52 दिन पे 13 मार्च को टिकटें हुई और हम 13 शुरुआत करी। इनने 10 दिन पहले करी है। आप देखो ना 10 दिन के बाद कहाँ कांग्रेस, जिस काम को कर रहे हैं आज, वो काम पर बहुत पहले कर दिया। आज ये लेके चलते हैं किस जनसभा, पूरे जिले को लेके चलते हैं, पूरी विधानसभा को लेके चलते हैं। आज हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारे मंडल में करते हैं, वहीं के लोग करते हैं, जिले में करते हैं, जिले के काम करते हैं। अगर कॉलोनी में जाते हैं, कॉलोनी करते हैं, या कॉलोनी का कार्यक्रम हो, या जिले का कार्यक्रम हो, या ब्लॉक का कार्यक्रम हो, या आसपास से लोगों को बुलाते हैं। फरीदाबाद के कांग्रेस मैं कैंडिडेट सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। रोज देखता हूँ मीडिया को, मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, वही चेहरे वहाँ हैं, वही मंडल के कार्यक्रम में, वही जिले के कार्यक्रम में, वही स्टेट का। हमारे कोई कार्यक्रम में वही व्यक्ति मिलेंगे जो मंडल पर काम करते हैं, जो शक्ति केंद्र पर काम करते हैं, जो लोग जिस बूथ पर काम करते हैं, वही कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं। हमारे तो कार्यक्रम यानी कि भीड़ है उनके कार्यक्रमों में, उनकी रैलीज में, ये आप मान रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ उनके में भीड़ नहीं है, मतलब एक जुमला के कार्यक्रम हो नहीं सकते। कार्यक्रम जगह हमारे तो एमपी न्यारा कर रहा है, विधायक न्यारे कर रहे हैं, मंत्री न्यारे काम कर रहे हैं, अच्छे अपने जो चुनावी कार्यक्रम है उनका तो एक ही टीम है, या वहाँ रहेंगे तो वहाँ साफ है, वहाँ जाएंगे वहाँ साफ है, अगर एक विधान दूसरी विधान से साफ है। इनका कोई लेन देन, ये आने वाले समय 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी होगा, 10 की 10 जीतेंगे। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व जो काम हुए, तो 400 पार का नारा दिया है, तमाम लोग कह रहे हैं। बीच में हमारे बहुत सारे आपके पार्टी के लोग भी बैठे हैं, आपके कार्यकर्ता भी बैठे हैं, लेकिन बीजेपी पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि डिक्टेटरशिप को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए अगर फिर से मोदी की सरकार आई तो। ऐसा नहीं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनकी बातों में जाना नहीं। हमने जो लक्ष्य दिया है, जो लोगों का लक्ष्य है और व्यक्ति का लक्ष्य है कि 400 पार क्या है कि आम व्यक्ति कहता है कि मोदी को हम वोट दें। तो डेमोक्रेसी को कुचलना चाहते हैं आप लोग, इसलिए 400 पार का नारा दिया है, या आपको लगा कि वाकई में मोदी जी के नाम का इतना मैजिक है कि 400 सीटें आपको मिल जाएंगी? नहीं, मैजिक ही मानता हूँ, देश में काम है, देश में कौन से क्षेत्र में काम नहीं है। आप देखिए हाईवेज की बात करें, आज आप मैं हरियाणा की बात करें, छोटा हरियाणा है, दर्जनों हाईवे हरियाणा में। आप शिक्षा के क्षेत्र देखिए, आप एम्स की बात करिए, एक शुरुआत है, मैं तो नहीं कंप्लीट हो गई,
पर हर क्षेत्र में काम पूरे हुए हैं और गति देने का काम किया। और देश के जो हालात 50 साल पहले रहे थे, कभी कल्पना में नहीं थी। इस देश में रोज पटाखे बाजते थे, रोज। कभी अलीगढ़ में बाज रहा है, कभी दिल्ली में बाज रहा है, कभी जम्मू कश्मीर में बाज रहा है, कभी मेरठ में बाज रहा है, कभी बिहार में बाज रहा है, कभी दिल्ली में बाज रहा है। आज पटाखे बजाने वाला नहीं है। अगर पटाखा बजाने वाला कोई मिल गया ना, रोज सुना करते थे अखबार में आपके चैनल के माध्यम से, आज कोई पटाखा बजाने, उनका इलाज उत्तर प्रदेश से योगी करता, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो करते हैं। हरियाणा में कौन करता है इलाज? नहीं, हरियाणा में हम करते हैं, सारे हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। तो इलाज किया है, जब इतना बड़ा डर होता है तो इलाज होता है तो आदमी आज शांति है। आज कहीं कोई कहने वाला कोई ये नहीं कि भाई किसी व्यक्ति को कोई कह दे भाई इस तरह के हालात हैं, इस तरह के हालात हैं। और मैं मानता हूँ कि जो हरियाणा की आपने बात की, हरियाणा के इतिहास, मुझे 39 वर्ष राजनीति करते हुए, मैं कॉलेज साइंस से कर रहा हूँ, और कितने चुनाव लड़ाए हैं, कितने लड़े हैं मैंने। हरियाणा में वो काम हुआ जो हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ नहीं। और हरियाणा में तो ये कहते थे लोग कि नौकरी उसी को मिलेगी जो मुख्यमंत्री का करीबी हो, या विधायक का करीबी हो, या मंत्री का रिश्तेदार हो। पहले खर्ची और पर्ची दोनों चला करते थे। ये हरियाणा का इतिहास है। गरीब के बेटे को कभी आस नहीं थी कि गरीब का बेटा इस प्रदेश में नौकरी लगे। आज गरीब का पढ़ने वाला बच्चा, उसका कसूर क्या था? 95, 98, 97% नंबर लेता था, पर हरियाणा में टेस्ट में बैठता था फेल हो जाता था। हरियाणा में क्या कसूर था उसमें? क्या कसूर था उस माँ बाप को जिसने बेटी को पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया? हरियाणा वो नौकरी लगते थे जो नीचे से उठते थे, वो नौकरी लगते थे। तो खर्ची पर्ची बंद की, आप लोग लगातार इस बात को लेकर प्रचार भी करते हैं और ग्राउंड में जाते हैं कि हमने काबिलियत के आधार पर नौकरी दी। लेकिन हम भी ग्राउंड पे जा रहे हैं मूलचंद जी, लगातार युवाओं से भी बात कर रहे हैं, हर वर्ग से बात कर रहे हैं, और बहुत से युवा हमें ऐसे भी मिले जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब भले ही काम किए हों लेकिन एग्जाम हो कहाँ रहा है, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। हमने जितने पेपर इनके समय के स्कैंडल पकड़े हैं जो पीछे से करते थे, शुरुआत थी बहुत बड़ी शुरुआत। हरियाणा में ये मान के चलिए एक अलग तरह के एक क्राइम था कि डॉक्टर की डिग्री ले लो, एडवोकेट की ले लो, LLB ले लो, JBT की ले लो। आज बताया ना कहा, जो पुराने हैं एक साथ तो ठीक नहीं कर पाएंगे, समय लगा है। आज समय के बाद बताया ना, इतनी आप जिन बच्चों की नौकरी को बता देंगे बच्चे, अगर कोई इस तरह का प्रयास करता है वो पकड़े जाते हैं। अब पकड़े जाते हैं तो फिर जेल भी जाते हैं। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, कितने लोग जेल के भीतर हैं, तो कितने ये लोग। आपकी सरकार की पारदर्शिता का हिस्सा है। नहीं, मैंने कहा सही कार्य किया है, हमने शुरुआत की है। जब किसानों की बात करते, किसानों के नाम से ओलावृष्टि में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होते, धनखड़ जी इस प्रदेश के कृषि मंत्री आप लगाए, धनखड़ जी के नेतृत्व में हमने 1000 करोड़ तो दिए थे, 1100 के आसपास ओलावृष्टि के नाम से, और 900 करोड़ दिए थे सफेद मक्खी के नाम पे, जो कपास को मक्खी। इतना अच्छा काम किया, इतना मुआवजा दिया, तो धनखड़ जी चुनाव में हार क्यों गए? धनखड़ जी, मैं एक टीम का सदस्य हूँ, वो धनखड़ जी सरकार ने काम किया, वो मुख्यमंत्री की टीम ने काम किया था। हारना जीतना तो अधीन है, ये तो लोगों के मतदाता बताएंगे, पर उनके जितना इतिहास में पैसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इनकी पूर्व सरकार पूछो कितना दिया, इनके आंकड़े बता देना। तो क्यों अलग अलग जगह पे जहाँ भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, विरोध का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, विरोध वो लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, किसान नहीं है। किसान तो उत्तर प्रदेश में भी है, किसान तो राजस्थान में भी है, किसान तो फरीदाबाद में भी है, किसान तो मेवात में भी है, किसान तो रेवाड़ी नारनौल में भी है, किसान तो पंचकुला में भी है, अम्बाला में भी है। तो कुछ क्षेत्र हैं जो पार्टी के नाम से काम करते हैं। मेरे तो ये किसान नहीं है ये लोग, ये किसान नहीं है जो विरोध मैं कर रहे हैं। मानता हूँ पार्टी के पद कार्य करते हैं, पर जब व्यक्ति को, मैं किसान तो ये भी तो है, मैं सबको मिला है, सबको दिया है। विरोध करने वालों को क्या कहेंगे? बीजेपी मेरा कैंडिडेट्स को रोक रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे करना, हैं, काले झंडे नहीं, दिखाते मेरा हैं। किसी का विरोध करना है, मुझे विरोध करना चाहे कुछ भी दे, मुझे विरोध करना है। अब विरोध करना ही ये हल नहीं, किसान का
भाई विरोध के लिए विरोध करना है। मेरा कहना है कि जितना प्रदेश में जितना केंद्र ने कार्य किए, कभी देश और प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ नहीं। अगर फरीदाबाद लोकसभा चुनाव की बात करें मूलचंद जी, कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस महेंद्र प्रताप, क्या लगता है चुनाव क्या रुख लेगा? कृष्णपाल बहुत बड़ा चेहरा है। कृष्णपाल की अपनी पहचान है, अपने प्रदेश में देश में पहचान है, और कृष्णपाल के राजनीतिक जीवन को मैं जानता हूँ। और कृष्णपाल जैसा व्यक्ति इस जो जिले को जो लोकसभा का प्रत्याशी मिला, मैंने पहले भी लोकसभा के उम्मीदवार प्रत्याशी देखे हैं, जो कृष्णपाल में देखा अपने लोकसभा में काम कराए, एक नहीं अनेक है। और उनकी दिनचर्या आम व्यक्ति की सरल मिलना है। सुबह 6 बजे मिल लो, शाम को 10 बजे तक मिल लो, फोन खुद उठाते हैं, फोन पर स्वयं बात करते हैं, और लगातार ये नहीं आज ही करते हैं। जब से विधायक बने थे, जब से 1996 में पहली बार ये विधायक हुए और 94 में पार्षद बने, जब से अब तक फोन अपने हाथ में उठाना और जवाब देना, ये व्यक्ति विशेष की एक कहते हैं ना विशेषता होती है, कोई अपने आप करना। कृष्णपाल का कोई तोड़ नहीं है। पहले जीता 10वें नंबर पे था, आपका कृष्णपाल तीसरे पे था, और कृष्णपाल की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। 10 लाख पार की बात कर रहे हैं, हो हाँ पाएगा? बिल्कुल, हो पाएगा। 25 लाख मतदाता हैं, 24.5 इसके आसपास है, और सारे भारत के लोग रहते हैं फरीदाबाद में। सारे भारत के लोग फरीदाबाद में रहते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक। कोई जाति दल नहीं है। जाति, धर्म, मजहब सब लोग रोजी रोटी कमाते हैं, अपना कार्य करते हैं, और आम व्यक्ति वोट, हर व्यक्ति कहता है मैं वोट मोदी को दूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे खोमचे वाला हो, चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा दुकानदार हो। तो अभी भी आप लोग मोदी जी के नाम के सहारे बस बैठे हैं कि फिर से भला हो नहीं, जाए? मोदी के नाम से सारा देश ही है, हम मोदी के सिपाही हैं। आदमी मोदी जी के नेतृत्व में काम करना, सब भारतीय जनता पार्टी है, जो घर का मुखिया होता है उसके पीछे चलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने वाली है। इसलिए कृष्णपाल जी का जो नारा है इसलिए साकार होगा, और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ऐतिहासिक जीत हो रही हाँ, है। तो हमें महेंद्र प्रताप के चुनाव में आने से अरे कोई कहीं फायदा टिकने वाले नहीं है, आंधी बहुत तेज है। नहीं। बहुत नहीं तेज चली भी आंधी, जो आंधी चली 4 दिन पहले व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे खत्म हो चुकी है। आम व्यक्ति की जो मन की पीड़ा है, अब कहीं पूछ रहा हूँ, जो मन की व्यक्ति की पीड़ा भीतर है, वो मन में है, वो जब बटन दबेगा जब जान कर लेगी। महेंद्र प्रताप हमारे मंत्री रहे, मैंने देखा उनको, वो बड़े मंत्री रहे, कई महकमे के रहे, बड़े वजीर रहे, पुराने हमारे हैं, पर कृष्णपाल को तोड़ नहीं है, नहीं है, ना, कोई टक्कर नहीं देख रहे हैं। कहीं टिकने वाले नहीं है। तो आप लोग लगातार कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फरीदाबाद लोकसभा में हम तो वोट मांग ही रहे हैं जाकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है, जो भीतरघात होगा इस बार चुनाव में, उससे हमें फायदा होने वाला है। आपको लगता है आपके नेता? मैं तो ही बात आपके माध्यम से हूँ, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी वाला चल नहीं सकता। यहाँ तो एक ही लाइन है, एक कमल है, एक देश। हम सबको कमल के लिए काम करना है। मैंने गुटबाजी फरीदाबाद में देखी, मैं हरियाणा में देखी, और हरियाणा का फरीदाबाद में देखी मैंने। यहाँ तो सीधा एक ही है कि कमल के लिए, देश के लिए काम करना है। और गुटबाजी हमें नहीं है। जो गुटबाजी इन मित्रों में है, इनका देखना क्या हाल होगा। बीजेपी में नहीं है, नहीं है। इनका हाल देखना क्या होने वाला है। गुटबाजी इनकी पता लगे, जिस बूथ पे जो रहते हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व उनके बूथों पर पता लग जाए क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी में सब मिलकर काम करें, और सब एक है, देश के लिए काम करें, और सब कमल के लिए काम कर रहे हैं, और सबका लक्ष्य है भी कमल के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। 140 करोड़ लोगों के लिए हमें काम करना है, देश के हित में काम करना है। पलवल की भी बहुत अहम भूमिका हो जाती है चुनाव में, और
पृथला की बात करें तो उसकी एक अलग एक भूमिका है। हम ग्राउंड जीरो पर गए और वहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, मोदी जी के नाम पर कब तक हम वोट दे दें, काम भी होना चाहिए। बहुत सारी नाराज़गी देखने को मिली। मोहना में गए हम, तो वहाँ पर तो एक अलग ही तरीके की नाराज़गी थी। हालांकि तमाम कोशिशें की गई आपकी सरकार की तरफ से। कृष्णपाल गुर्जर ने भी तमाम लोगों से बात भी की, हल करने की कोशिश की मसले का। लेकिन मोहना में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, विरोध लगातार जारी है। क्या लगता है उसको समझा पाएंगे, मना पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे? मोहना हमारा गांव है और मोहना में मेरा अपना किसान भी मोहना से। मोहना का पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, कृष्णपाल जी ने कहा है कि एकदम कट कोई हाईवे पे एकदम कट नहीं लग सकता एक साथ, इस पर समय लगता है। डीपीआर चेंज होती है, डीपीआर की परमिशन होती है, ये हमारा अपना काम है। अगर कोई कट लगेगा लगाने का लगवाएंगे, मैं भी इंटरेस्ट हूँ। मुझे भी लाभ है कि अपने ज़िले में कट लगे, कोई लाभ मिले, जेवर एयरपोर्ट के लिए मिले, लोगों को उतरना, लोगों को चढ़ना, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चुनाव के बाद पहले भी कहा है, चुनाव से पहले भी कहा है और चुनाव के बाद भी जो रास्ता वहाँ के लोगों को निकलेगा, मोहना गांव के लोगों को, उसे हम करेंगे और हमारा कर्तव्य है तो हमें वो करना। मान क्यों नहीं रहे? नहीं, मांग है, मांग तो विरोध सरकार करेगी। अब सरकार बनी, मांग कर लें भाई। चुनाव के बाद जैसे भी रास्ता निकलेगा, जो उनके हित में होगा, जो वहाँ के लोगों के हित में होगा, वो काम करेंगे। तो उससे नुकसान नहीं होगा चुनाव में? नहीं, मैं ही कहता नुकसान नहीं हो। सब कह रहे हैं मोदी को वोट देंगे, ये भी कह रहे हैं मोदी के लिए वोट देंगे। मोहना बड़ा गांव है, मोहना में 6000 पर्ची हैं। मोहना कई बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, 3 चुनाव उस क्षेत्र से लड़ा हूँ, पर मोहना के लोगों को मैं जानता हूँ। वो देश हित में, वो पार्टी हित में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। और जो छोटा कटपट का मामला है, इसे जो नेशनल हाईवे है उससे बात करके जो भी रास्ता होगा उनके हित में निकालने का प्रयास। आप कह रहे हैं हल निकालने की हम लगातार प्रयास पहले भी किए, अब भी करेंगे। लेकिन जब कृष्णपाल गुर्जर से हमने बात की मोहना के विरोध प्रदर्शन को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भले ही कितना भी विरोध हो, लेकिन मैं आपके कैमरे पे आज बोलता हूं कि मैं मोहना से जीत कर ही निकलूंगा। मैं अपनी जीत को जीत नहीं मानूंगा अगर मोहना में हार गया। मैंने भी कहा है, मैंने आपसे भी कहा है कि हर व्यक्ति कह रहा है मैं मोदी को वोट दूंगा, हर व्यक्ति कह रहा है मैं कृष्णपाल को वोट दूंगा, मैं कमल को। मैंने कहा है ना आपसे कि बहुत बड़ी जीत होगी मोहना गांव से। मोहना गांव की बहुत बड़ी जीत होने वाली है और ये नहीं, पृथला विधानसभा की बहुत बड़ी जीत होगी। हम भी गए पृथला में, हमें ऐसा इस तरीके का माहौल देखने को मिला नहीं। हालांकि जो आप कह रहे हैं कि बहुत लोग मोदी जी को ही वोट देंगे या पृथला में ओवरऑल भी बहुत बड़ी जीत होगी। नैनपाल रावत से भी नाराज़गी देखने को मिली, कृष्णपाल गुर्जर से भी नाराज़गी देखने को मिली और लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हमारे काम किए नहीं गए, आप जीतने के बाद कभी आए ही नहीं, हमसे बात ही नहीं की। इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ थे। ये ब्रिज का इलाका है, किशन कन्हैया का इलाका है, नाराजगी हो सकती है, मूलचंद से हो सकती है, अपने किशनपाल जी से हो सकती है, नैनपाल से, पर वोट देंगे मोदी को। और किसको दें वोट बताइए ना, किसको वोट दें? उनकी सरकार बनने वाली है। जितनी राहुल की उम्र है पप्पू की, उतनी तो वोट नहीं। तो पप्पू, अभी भी आप राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं? पप्पू ही है, बड़ा कहाँ हो गया? उतनी तो उसकी जितनी उम्र है उतनी एमपी तो ला दे, उनकी सरकार बन जाएगी। फरीदाबाद के बहुत जागरूक है, मैंने कहा ना ये ब्रिज का इलाका है, फरीदाबाद के बहुत जागरूक है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। उनका क्या कहना, क्या कहना 150 ही है। जब 400 पार 4 जून को होगा, जब ढाई बजे डिक्लेयर होंगे, पता तो 11 बजे लग जाएगी। जब धमाके के साथ जीत होगी सबको पता लग जाएगी। इंडिया गठबंधन से कोई परेशानी है आप लोगों को? नहीं, गठबंधन क्या है कि ठगबंधन है, वो क्या है का गठबंधन है? वो तो ठगों का एक टोला है, ठग इकट्ठे हुए हैं। मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरा भाई मंत्री बननी चाहिए, मेरी घरवाली बननी चाहिए, मेरे बेटे को है। इनका तो क्या है कि मैं महकमा लूंगा, मैं लूटूंगा। ये ठग हैं सारे के सारे ठग हैं। कितनी बार जेल में गए हैं, कोई 1000 करोड़ के घोटाले में गया, कोई 800 करोड़ घोटाले में गया। कौन से घोटाले में कौन नहीं गया? कोई 4 घोटाले में गया, रोक पाए? कह रहे हैं घोटाले तो बीजेपी भी बहुत करती है, लेकिन सत्ता में है, ईडी सीबीआई की चाबी बीजेपी के पास है, इसलिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, लालू जी जब हमारी सरकार थे 4 घोटाले में गए थे,
ये किसके लिए? ये सारे जितने बैठे हैं, फारूक हैं, अब्दुल्ला, ये सब गए हैं, इन सब की हुई हैं। ये जितने बैठे हैं ये हमारे में गए, और ईडी से आईडी अपना काम करेंगे। ये एजेंसी है, ये सरकार ने हर व्यक्ति पर काम करेंगे। जो व्यक्ति है सरकार के आंख नाक है। वो कह रहे हैं जिस तरीके की कार्रवाई आप हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल पे कर रहे हैं, वो तो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं काम नहीं, कर रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ज्ञानी आदमी हैं, पर मैंने कहा कराया तो भुगतना पड़ेगा उनको। जिसने किया उसको भुगतना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति करेगा तो भुगतना पड़ेगा, कोई ये बस तो नहीं सकता कि हर चीज पे एक व्यक्ति पर नजर है। तो आप लोग चुनावों में ईडी सीबीआई का डर तो नहीं दिखाते? ना ना, हमने किसी को कहा भी नहीं। हमने किसी को ये भी नहीं कहा जब वोट देने, लोग आप ही तो वोट दे रहे हैं। लोगों के पास जाते हैं, लोग बात करते हैं। वो तो क्या है कि जिन लोगों ने किया है भुगतना तो वो पड़ेगा। अब कहते हैं मैं माल भी माल ले, इंक्वायरी ना हो, ये तो प्रकृति का नियम है। जिसने किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं जिसने गलत किया है उसको भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन वो लोग कहते हैं जिसने गलत किया है उसे भुगतना सिर्फ तब तक पड़ेगा जब वो विपक्षी पार्टी में है। अगर बीजेपी में आ जाएगा तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ होकर बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। उनका प्रचार है, उनका कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। ये विपक्ष वही तो बोल रहे हैं, उनका कहना है ये। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कोई भी नेता बीजेपी में आ जाए वो क्लीन चिट दे देंगे उसको। नहीं, ऐसा नहीं। भ्रष्टाचारी को हमने कोई जगह नहीं भ्रष्टाचार के लिए। अपने पे कोई इतनी जरूरत नहीं है पार्टी में कोई भ्रष्टाचारियों की जमात खड़ी करनी। वो जमात उधर ठगबंधन है ना, उधर है सारी भ्रष्टाचारियों की। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो लेते भी नहीं। हम तो किसी आदमी को, मैं क्या, कांग्रेस सारे घटिया आदमी हैं, कांग्रेस में बढ़िया लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जो बढ़िया हैं उनको लेते हैं। दूसरे दल सब खराब नहीं हुआ करते। उन्हें व्यक्ति है, व्यक्ति का सम्मान है, व्यक्ति है। वो अगर पार्टी में आता है तो उनका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है, और लेने चाहिए। महंगाई आपको लगता है इस चुनाव में एक मुद्दा है? जहाँ भगवान राम का मंदिर हो, या 370 हो, या 35 हो, वहाँ कोई आदमी महंगाई की बात करता हो, या मोदी का 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता हो, केंद्र का मिलता हो, प्रदेश का मिलता हो, और लोग जय जयकार करते हो। मुझे तो कोई महंगाई वाला मिला नहीं। सब्सिडियाँ इतनी हैं हर क्षेत्र में। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं आप है, ये देखिए, राम मंदिर बन गया तो राम जी के नाम पे वोट मांगेंगे आप? नहीं, आप देख कितना बढ़ा है। आदमी की जो तनख्वाह 50,000, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ी है। महंगाई नहीं, तनख्वाह भी तो बढ़ी है। आदमी का, जहाँ आदमी की महंगाई बढ़ी वहाँ आदमी को देखिए आप कितना हर क्षेत्र में बढ़ावा मिला। आप तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अभी से ही प्रयास कर रहे हैं। देश में तो आपको लगता है कि आ ही जाएगी, और हरियाणा में भी आप अभी से ही प्रयासरत हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। वो पुत्र मोह में है। जैसे दुर्योधन कौरव दल में, दुर्योधन पुत्र मोह में था, कौरव पुत्र मोह में थे ना, वो पुत्र मोह से बाहर नहीं है। सारे कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो चाहिए, मगर बेटा मुख्यमंत्री चाहिए। उसे कुर्सी दिखती है, कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता। आज बता देना चौधरी भूपेंद्र कांग्रेस का प्रत्याशी मुख्यमंत्री ये बनेगा, बताया ना एक बार। बेटा के अलावा किसी का नाम है? जो इतनी बड़ी बात कहते हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो एक बार कहे ना शैलजा का भी नाम ले लें, शैलजा का नाम रखवा दें, रणदीप सुरजेवाला का रखवा दें, एक बार तो रखवाना। अपने बेटे के अलावा कोई नहीं। बेटा अंतिम सांस बेटा है इनका। अगर बेटे को नहीं है तो ये मिल जाए कांग्रेस में, मेरा नाम मिलता, मिलने वाला नहीं है कोई। नहीं मिलेंगे ना ना मिलने, कहते ढूंढते रह जाओगे। ये तो पुत्रों के कारण है। आप लोगों ने रातों रात सीएम बदल दिया, ऐसा नाम सामने आया जिसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फायदा होगा चुनाव में इससे? आदरणीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बहुत काम हुए, बहुत काम। पर क्या है कि जहाँ उनकी सुविधा ले जाने की, जहाँ केंद्र की बात है, वो हमारे सांसद बनने वाले
केंद्र में काम करेंगे, प्रदेश में काम किया, और नायब सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सांसद रहे हैं, किसान मोर्चे हमने मिलकर दोनों ने काम किया है और हम सब ने किया है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मैं कहता हूं उनको भरोसा विश्वास करना चाहिए कि गरीब का बेटा कभी ये मामला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बनता है। इस देश में चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं। कहते सोने की पायल में पैदा होने वाले राज नहीं चलाते। जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति ओबीसी परिवार से आया है, जिस व्यक्ति के जिसकी माता पिता ने उसको पढ़ा के तैयार किया, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, तो प्रदेश के बारे में दर्द को समझता है, दर्द कहाँ है, पीड़ा कहाँ है। और मैं नायब सैनी जी का धन्यवाद करूँगा, वो प्रदेश के हित में काम करें। आप कह रहे हैं प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी थी? ओबीसी को टारगेट करना, हालांकि आप कहते हैं कि हम जाति विशेष किसी को भी इस तरीके की राजनीति करते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप ओबीसी को रुझाने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए चुनावों में आपने ये कदम उठाया है। आपको लगता है फायदा होगा इससे? ऐसा नहीं, ओबीसी तो पहले भी था, ओबीसी ने पहले वोट दिए थे, ओबीसी आज भी साथ खड़ा है। पर नायब सैनी एक व्यक्ति हैं जो प्रदेश के हित के बारे में सोचते हैं और प्रदेश के हित में उससे लोकसभा में सांसद रहे हैं। पहले मेरे से पहले वो मंत्री वजीर रहे हैं हरियाणा में। अब कौन आदमी बन जाए कहते इसके हित में साथ रहे हैं, उस हित में है, ये तो ओबीसी है, ये तो फलाने समाज से है। ऐसा नहीं है क्योंकि भाई नायब सैनी पर भरोसा विश्वास किया है प्रदेश जनता ने। उससे क्या है कि प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। और जहाँ लोग कहते हैं ओबीसी का, अगर मान लो ओबीसी से रखता है तो ओबीसी को पता है हमारा मुख्यमंत्री है। कौन नहीं कहता मुख्यमंत्री की बात? लोग नहीं कहते किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर नायब सैनी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है ओबीसी, कौन सा गुनाह है? गुनाह नहीं है। कोई आप गुनाह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी देखा नहीं, बस किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में हाँ, मौका वो मिल काम जाता करने वाला है। लेकिन आपके बीजेपी के तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार पे जब नंबर गेम का खतरा आया तो वो लोग साफ तौर पे कांग्रेस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, आपने जो कहा, मैंने कहा कि हमने तो एक ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो कई बार मंत्री रहा है, विधायक रहा है, सांसद रहा है और सक्षम है, मुख्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा है। अगर वो हमारे विरोधी लोग कहते हैं भाई ओबीसी साथ है, भाई जब वो कह सकते हैं भाई फलाना मुख्यमंत्री होना चाहिए, अगर ओबीसी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तो कौन सी गुनाह बात? उनका भी हक है हरियाणा में, वो भी हरियाणा में रहते हैं, उनका अधिकार है। हर आदमी का, व्यक्ति का अधिकार किसी एक। तो जब नंबर गेम का खतरा है तो इसमें ये कहना क्या जायज है कि ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं, उनको क्या क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2014 से बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। 14 के बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अब तो फुल कॉन्फिडेंस में है कि हमारी सरकार आ रही है। हरियाणा में तो पक्का आ रही है, बार बार ये 14 में कह भी रहे कहा हैं। सरकार आ रही है, 19 में भी कहा सरकार आ रही है, 19 में तो आपने 75 पार का नारा दे दिया ना। नहीं, अब वो 75 नहीं, पार के नारे 75 से पार थोड़ा नहीं होता। कॉन्फिडेंस लूज हो गया उनका। नहीं, हम पे कहीं रह गई नहीं, हम 75 पार ही करते हैं। कई चीज ज्यादा हवा में कर जाते हैं, 75 पार ही करते तो हैं। 19 में आप हवा में थे, आपके नहीं 24 में कर देंगे, तो 19 में हवा में थे। नहीं 24 में कर देंगे हम, भरोसा रखें जरा। जो हमारा फार्मूला था जरा वैसा हो गया, नहीं 24 में कर देंगे 75 पार के तो नारे ये में। फॉर्मूला खराब ना हो जाए कहीं 400 नहीं, पार के नारे में और नहीं, जो 10 पार नहीं, का नारा हमारी दिया कमी है नहीं आपने। पिछली बार। हाँ। पिछली बार हमें कमी के कारण से कहीं कमी रहेगी, वो हमको पता है कहाँ रही, पर उनका जो वहम है उसको पूरा करेंगे। तो मंथन चिंतन सब हो गया है अपनी पिछली नहीं, कमियों पे। मंथन चिंतन हर पर सोते सोते भी चिंतन है। बीजेपी का आदमी रात को चलते भी सोचता है, 24 घंटा देश के लिए समर्पित है। हम सब देश के लिए काम करें, प्रदेश के लिए तो जी जान से काम करें। तो 75 पार के नारे में भले ही हेर फेर हो गया हो, लेकिन अब ये 400 पार और हरियाणा में 10 पार कोई कंफ्यूजन नहीं होकर रहेगा। नहीं, हरियाणा में जो हमारा आंकड़ा निकलता है कि आने वाले समय में जैसे चुनाव के करीब ही जाने वाले हैं, ये चुनाव रोज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज फरीदाबाद का देखिए चुनाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। रोज आप जाकर देखिए गली में, मोहल्ले में, शहर में, कि आने वाले समय तक जब तक वोट गिरेंगे, कि चुनाव बदलता वोट गिरने से एक दिन पहले भी आदमी कहता भाई कल वोट डालिए, किसके लिए डाला भाई? जब भाई देखो कौन खड़ा है, ये दो खड़े हैं, हर व्यक्ति कहता नहीं भाई मोदी ठीक है देश के लिए। तो भाई काम बहुत है देश में,
तो व्यक्ति क्या है कि जो चुनाव से पहले एक दिन रात होती है, एक दिन पहले शाम कहता है भाई देश के लिए वोट डालेंगे, मोदी जी को वोट डालेंगे। और चुनाव में इसलिए क्या है कि 10 की 10 सीट भारी बहुमत के साथ जीती। जीत जाएंगे। रोहतक भी नहीं जीतने देंगे कांग्रेस को। पहले लोग कहते रोहतक कैसे जीतोगे, कहते थे ना, हम्म। कहते रोहतक ही जीते ना। अब मैं कह रहा हूं, जिस पिछले फार्मूले पर थे रोहतक फिर जीतेंगे। जीत जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आपका कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा। 4 जून को फिर जब नतीजे आएंगे Thank तो you. आपसे बात करेंगे और आंकलन एक बार फिर से होगा। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पे आपने सुना, मूलचंद शर्मा जी ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा में जीतने जा रही है। 400 पार का जो नारा दिया है उसको भी साकार हम जरूर करेंगे, क्योंकि जब एक वोटर वोट डालने के लिए जाएगा और वो देखेगा कि मेरे सामने ऑप्शन क्या है, तो अंत में वो मोदी जी को ही चुनेगा। क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या आप वाकई में ये सपना भारतीय जनता पार्टी का साकार करने में आगे बढ़ेंगे, या फिर आपके कुछ और प्लान्स हैं? हम इस पर भी नजर डालेंगे 4 जून को। ये फैसला आपका है और आप पे छोड़ते हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव की पल पल की अपडेट और हर पल बदलता चुनाव, तमाम समीकरण आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या है खास, किस पार्टी में कितना दम और क्या है जमीनी हकीकत। फिलहाल महाभारत के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।